नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ग्रेड सेकंड का साइंस के पेपर में मेथड से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स की बात करेंगे आज अपन। 9 सितंबर 2025 को ये पेपर हुआ था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन मेथड का, या फिर मैं यूं कहूं पेपर का 131वां क्वेश्चन 131 क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? क्या बच्चे के प्रति होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बच्चे के प्रति होनी चाहिए। जीवन के प्रति सच्ची? बिल्कुल सही बात है। और अध्यापक के प्रति सच्ची? नहीं, अध्यापक का इसमें कोई रोल नहीं है। और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ठीक बात है। इसका मतलब इसका ए, बी और डी राइट आंसर होगा। सही उत्तर का चुनाव करना है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामान्य विज्ञान मेले की गतिविधि में मानी जाती है? सामान्य विज्ञान मेले की गतिविधियों में से मानी जाती है। देखो बंधु, सामान्य विज्ञान के मेले में कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती है? इनमें से विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बिल्कुल होती है। विज्ञान अवधारणाओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शन और नाटक बिल्कुल ये भी होते हैं। विज्ञान पर समूह चर्चा, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं बिल्कुल ये भी होती है। ठीक है। और साथ ही कह रहा है कि विज्ञान शिक्षक की व्याख्या एवं वार्ता बिल्कुल ये भी होती है। ठीक है। इसका मतलब चारों गतिविधियां विज्ञान मेले की गतिविधियां मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, जिसमें ए, बी, सी और डी दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना था। तो सारे क्या इसमें करेक्ट हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू है? मिलर के अनुसार वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू कौन सा है? मेरे बंधु देखना, विज्ञान के प्रमुख संपत्तियों को समझना भी बिल्कुल इसका मुख्य पहलू में आता है। ठीक है। विज्ञान के मानक एवं गतिविधियों को समझना ये भी बिल्कुल मिलर के अनुसार वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू है। ठीक है। और इसके बाद में कह रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समाज पर प्रभाव को समझना बिल्कुल ये भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब इसके तो ए, बी और सी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ए, बी और सी चारों सत्य है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना विधि से संबंधित नहीं है? देखो बंधु, परियोजना विधि से संबंधित कौन सा कथन नहीं है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। अभी देखा जाएगा कि इसमें आरपीएससी कौन सा आंसर सही मानती है, कौन सा संबंधित नहीं है परियोजना विधि से। तो यह विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक तथा या प्राकृतिक स्थिति में किया जाता है। बिल्कुल ये तो इससे संबंधित है। ठीक है, ये तो संबंधित है। पहला तो सही है इसका। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है और यदि आवश्यकता हो तो अधिगम में सहायता करता है। देखो इसमें ऐसा माना जाता है कि शिक्षक प्रोत्साहित तो करता है, ये बात तो सही है, लेकिन अधिगम में सहायता नहीं करता है। प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को खुद को बनाने होते हैं। इसका मतलब इसमें डाउटफुल है। इसका आंसर सेकंड भी मान सकता है आरपीएससी। और साथ ही यह अवलोकन उन्मुख है, ये अवलोकन उन्मुख नहीं है साहब, इसमें ये भी मान सकता है। ठीक बात है। तो इसका दूसरा और तीसरा दोनों मान सकता है। डिपेंड करेगा कि आरपीएससी इसमें कौन सा मानती है। ठीक है। हाँ जी, यह विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने और निर्देशित करने का कार्य है। बिल्कुल ये इससे संबंधित काम है। संबंधित नहीं है ये पूछा है, परियोजना विधि से संबंधित कौन सा नहीं है। तो दूसरा और तीसरा दोनों ही इसके क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं आंसर के अकॉर्डिंग, राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या है? अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में सीखने में संलग्न होता है? किस स्तर पर ये विद्यार्थियों के लिए सीखने में संलग्न होता है? तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में सीखने में संलग्न
होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर नहीं साहब, ये माध्यमिक स्तर पर उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भी विज्ञान को एक समग्र विषय में सीखने में संलग्न नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोगशाला कार्य के महत्व को दर्शाता है? प्रयोगशाला कार्य के महत्व को कौन सा विकल्प दर्शाता है मेरे बंधु? विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों का विकास, बिल्कुल ये भी दर्शाता है। साथ ही कह रहा है कि विज्ञान दृष्टिकोण का विकास, बिल्कुल ये भी दर्शाता है। और कह रहा है कि विज्ञान की प्रकृति को समझना, बिल्कुल ये भी प्रयोगशाला कार्य के महत्व को दर्शाता है। और कह रहा है संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास प्रयोगशाला कार्य के महत्व को नहीं दर्शाता है। इसका मतलब तीसरा, इसका चौथा इसका क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें तीन ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन में है? ए, बी और सी। ए, बी और सी कौन से में है? फोर्थ ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 137 नंबर क्वेश्चन, 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान की संभावना में विश्वास से संबंधित है? समस्या समाधान की संभावना में विश्वास से संबंधित कौन सा है? तो वैज्ञानिक अभिवर्ती पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थी लगातार अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करते रहते हैं। यह न केवल नए अर्जित ज्ञान के कारण होता है, बल्कि पहले से प्राप्त ज्ञान पर उसके चिंतन के कारण भी होता है। यह उल्लेखित धारणा किस पाठ्यचर्या उपागम पर आधारित होती है? तो दोस्तों ये किस पर आधारित होती है? संज्ञानवादी उपागम पर आधारित होती है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद में स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। और ये स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। मतलब इसमें कूट बना रखे हैं, ठीक है। तो देखो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं मेरे बंधु, वो होते हैं जटिल अधिगम परिणाम को मापते हैं। निबंधात्मक प्रश्न किसको मापते हैं? जटिल अधिगम परिणाम को मापते हैं। मतलब फर्स्ट के लिए कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एक के लिए सेकंड है, एक के लिए सेकंड बंधु दूसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है, या तो पहले में है या फिर कौन से में है? तीसरे में है, ठीक है। इसी के साथ बी के लिए आप चेक कीजिएगा कौन सा होगा। बी है कि मिलान प्रश्न, मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं सामग्री के 2 या अधिक सेटों का मिलान करते हैं। ये तो इसमें कोई भी देख सकता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड हो जाएगा। सामग्री के 2 या अधिक सेटों का मिलान करते हैं, इसका मतलब इसका बी के लिए कौन सा हो जाएगा? थर्ड। और बी के लिए थर्ड कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और सी के लिए फोर्थ इसमें हो ही रहा है, ठीक है। सत्य असत्य प्रश्न जो होते हैं, सत्य असत्य प्रश्न होते हैं, वो 2 विकल्पों वाला घोषणात्मक कथन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट जो बच गया वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उत्तर के विकल्पों के साथ कथन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक की कौन सी भूमिका पश्चाउपागम का संबंध नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बंधु हमारे पास में कि एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हो जाएगा। एक पहला कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षक को आवश्यक सामग्रियों एवं सुविधा प्रदान करते हुए मंच निर्माता के रूप में कार्य करना चाहिए, नहीं ये सही नहीं होगा। और एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक एवं सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, ये भी गलत है इसका। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर आपको एक अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन आपको क्या दिया हुआ है बंधु? अभिकथन आपको दिया हुआ है विज्ञान में निर्मितवादी शिक्षण रणनीति विद्यार्थियों के द्वारा सक्रिय भागीदारी एवं ज्ञान के रूप में निर्माण को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद में अगला क्या कह रहा है? कारण है। निर्मितवादी सुझाव देता है कि विद्यार्थी अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर विश्व की अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। इसका मतलब इसका तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी सही उत्तर है इसके, ठीक है। ए और बी सही उत्तर है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल कारण इसका सही है, सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि परीक्षण पदों की वह विशेषता जिसके अंतर्गत एक परीक्षण वही मापता है, एक परीक्षण वही मापता है जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण हुआ है। तो इसमें वैधता है, विश्वसनीयता नहीं, वैधता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखो बंधु, कूट वाला प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा। सूची 1 में ए में क्या लिखा हुआ है? ए में लिखा है साहित्यिक गतिविधियां। साहित्यिक गतिविधियां किसके अंतर्गत आती है? वाद विवाद परिचर्चाओं के अंतर्गत आती है। तो एक के लिए दो कौन से ऑप्शन में वो देख लीजिएगा, साहित्यिक गतिविधियां वाद विवाद के अंतर्गत है, तो इसका मतलब तीसरा और दूसरा तो कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद में बी का देख लेते हैं अपन, सौंदर्यात्मक गतिविधियां जो होती है ना बंधु, सौंदर्यात्मक गतिविधियां संगीत, नृत्य और चित्रकला में उपयोगी होती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है बी के लिए थर्ड कौन सा है? बी के लिए थर्ड देखिएगा ये रहा, तो इसका मतलब राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और फिर इसके बाद में बोला है कि सामाजिक कल्याण की जो गतिविधियां होती है वो सामाजिक सेवाएं होती है, ये तो मेरे हिसाब से सबका सही है। और नेक्स्ट इसके बाद में अवकाश समय गतिविधियां जो होती है, टिकट एवं सिक्का संग्रहण वगैरह, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में अगला 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण के लाभ हैं? विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण के कौन से लाभ हो सकते हैं बंधु? तो भ्रमण के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? पहला कह रहा है कि यदि अधिगमकर्ता को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, सॉरी, यह अधिगमकर्ता को व्यवहारिक, बिल्कुल भ्रमण से व्यवहारिक अनुभव, अधिगमकर्ता को व्यवहारिक अनुभव जरूर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में यह संचालन में आसान होता है, बिल्कुल विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण जो संचालन है ये आसान होता है, ये सही नहीं होता है क्योंकि इसको आसान नहीं कह सकते अपन, ठीक है। इसका जो संचालन होता है वो आसान नहीं होता है, क्षेत्रीय भ्रमण होता है उसका संचालन इतना आसान नहीं होता, ये तो इसका सही नहीं होगा। इसका मतलब बी इसका सही नहीं है, ए सही है। तो बी जिसमें सही बोल रखा है वो तो ऑप्शन काट दो आप, ये लो बी जिसमें सही बोल रखा है उसको काट दो, तो इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक ए हो जाएगा। तो बताओ सी में क्या कह रहा है? यह विज्ञान संबंधित सामग्री एकत्रित करने में उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है, विज्ञान संबंधी सामग्री उपयोगी, एकत्रित करने में उपयोगी। यह परियोजनाओं के संचयन हेतु अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको अवसर अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको ऐसी योजनाएं वगैरह परियोजनाएं वगैरह संचालन चयन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी और डी, ठीक बात है। तो ये कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण के लाभ क्या क्या हैं, लाभ बोले हैं, ठीक है, भ्रमण के लाभ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है अधिक बारंबार परीक्षण, बिल्कुल ये भी इसका अर्थ है, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है योगात्मक एवं रचनात्मक आंकलन होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। और फिर कह रहा है कि विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन होता है, सी भी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर ए, बी, सी कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। और सही उत्तर का चयन करना है तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि अवबोध जो होता है, अवबोध जो होता है वो मेरे बंधु होता है सामग्री के अर्थ एवं उद्देश्य को समझाता है। अवबोध का मतलब क्या होता है? सामग्री के अर्थ एवं उद्देश्य को समझाता है। मतलब फर्स्ट के लिए थर्ड कौन से में है? सिर्फ फोर्थ में है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है कि जो अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग दी गई सामग्री पर उपयुक्त सामान्यीकरण या सिद्धांत को लागू करने का काम करता है। नेक्स्ट विश्लेषण, विश्लेषण का क्या तात्पर्य? विश्लेषण का तात्पर्य यहां पे है कि विश्लेषण का तात्पर्य सामग्री के घटकों को विभाजन करना, भागों में संबंध का पता लगाना, बिल्कुल सी के लिए कौन सा सही है? फोर्थ सही है। और डी के लिए फिर ऑटोमेटिक सेकंड हो जाएगा, तो डी के लिए सेकंड सही हो जाएगा कि संश्लेषण है तत्वों या अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण रूप से बना सके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और 147 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बहु इंद्रिय शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का एक लाभ नहीं है? कौन सा बहु इंद्रिय शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का लाभ नहीं है? छात्रों में निर्भरता और निष्क्रियता को बढ़ाना, ये बहु इंद्रिय सहायक सामग्री का लाभ नहीं है दोस्तों, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। परोक्ष से अधिगम अनुभव, बिल्कुल ये इसका लाभ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जानकारी का बेहतर स्मरण और धारण, बिल्कुल ये भी इसका लाभ है। स्पष्ट एवं जीवंत चित्रात्मकता, ये भी इसका लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के तहत आता है? विज्ञान के उत्पाद के तहत कौन सा आता है? वैज्ञानिक अभिव्यक्ति, बिल्कुल नहीं आता। परिकल्पना का निर्माण, ये भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला कह रहा है प्रयोग,
प्रयोग भी नहीं आता और वैज्ञानिक नियम ये विज्ञान के उत्पाद के तहत आता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी विधि में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। किसी विधि में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, यह किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, यह अवलोकन से शुरू करती है। बिल्कुल सही बात, मतलब अवलोकन से शुरू करने वाली कौन सी विधि की विशेषता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है। नंबर 3, यह विशिष्ट सामान्य की ओर बढ़ती है, यह खोज की एक विधि है। आगमन विधि की ये सारी विशेषताएं हैं दोस्तों, किस विधि की है, आगमन विधि की ये सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन मेथड्स का। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के लिए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला सही विकल्प का चुनाव करना है। विज्ञान ज्ञान का भंडार एवं पुच्छा की विधि दोनों है। बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान ज्ञान का भंडार एवं पुच्छा की विधि है। बिल्कुल सही बात है, ये बात क्या है बंधु, सही है। मतलब अभिकथन तो सही है। इसका कारण क्या है कि विज्ञान में, कारण क्या ये है क्या विज्ञान में चिंतन, अवलोकन, प्रयोग एवं तर्क समाहित है। विज्ञान में तथ्य, संप्रत्य, नियम एवं सिद्धांत से प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल ये इसका व्याख्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन कथन तो ये भी क्या है, सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। और व्याख्या नहीं कर रहा है तो अपन को ये देखना है कि ए और आर दोनों पृथक रूप से सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये बी ऑप्शन सही होगा। ये कह रहा है कि ए असत्य है, ए असत्य नहीं है। विज्ञान ज्ञान का भंडार है एवं पुच्छा की विधि है, ये दोनों बातें सही है। तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। और ये कह रहा है व्याख्या करता है, नहीं करता है साहब। ए सत्य है किंतु बी असत्य, बी भी तो सत्य है, इसका मतलब दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।